Good morning, friends. Let us begin with the part of syllogism. Second last part है अपने second last topic का second last part syllogism. So shall we start with the discussion on syllogism? So ये syllogism बड़ी आया था सर, हमें याद सर कहाँ आया था सर? सिलोजिज्म एकदम पहले टॉपिक में आया था जब मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग का थ्योरी पढ़ाया था, तो उसमें ये पढ़ाया था सिलोजिज्म. शायद आपको याद होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो आपको तब एक्सप्लेन किया था सिलोजिज्म के बारे में. बस अब इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करना है. सिलोजिज्म क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट जहां पे दो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये प्रूव किया जाता है. A form of arguing in which two statements are used to prove that a third statement is true or false. मैंने उस वक्त आपको एक एग्जांपल दिया था. All humans are mortal. I am a human, therefore I am also mortal. पहला स्टेटमेंट था all humans are mortal. ठीक है, यानी इसका मतलब सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य प्राणी है, ठीक है, उसकी कभी ना कभी मृत्यु होने वाली है. सारे मनुष्य प्राणी की मृत्यु होती है, मृत्यु अटल है. ठीक है, जिसने जीवन देखा उसको मृत्यु देखना ही पड़ेगा. ये पहला स्टेटमेंट था. दूसरा स्टेटमेंट राम मनुष्य प्राणी है, राम इज ए ह्यूमन. तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो प्रूव होता है इससे ये था कि अगर सारे मनुष्य प्राणी की मृत्यु होती है और राम मनुष्य है तो इसका मतलब राम की भी मृत्यु तय है. ठीक है, राम इज आल्सो मॉर्टल. ठीक है, सो इसको कहते हैं सिलोजिज्म. तो सिलोजिज्म तर्कशास्त्र का सबसे बेहतरीन फंडामेंटल है सिलोजिज्म. तो तर्कशास्त्र में तर्क करने के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सिलोजिज्म जो है सबसे सही तरीका है. सिलोजिज्म में क्या होता है? सिलोजिज्म में क्या किया जाता है? सिलोजिज्म में मित्रों क्या किया जाता है? बहुत सिंपल. सिलोजिज्म में दो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तीसरा वाक्य सही है या गलत है ये प्रूव करने के लिए. तो मित्रों हमने सिलोजिज्म में का मतलब आपको तो बता ही दिया है. ठीक है, दो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तीसरा वाक्य सही है गलत है ये प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो बस उसके ऊपर हमें पढ़ना है कि इस टॉपिक में सिलोजिज्म के कुछ एग्जांपल्स लेंगे. पहले टॉपिक में हमने नहीं लिए थे, ये टॉपिक में बहुत सारे एग्जांपल लेंगे. तो पहले हम सिलोजिज्म के टाइप्स डिस्कस करेंगे. सिलोजिज्म के टाइप्स डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे आगे. ठीक है, तो करते हैं शुरुआत. सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग. दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव. वो तो स्टार्टिंग में डिस्कस की थी. तो सिलोजिज्म डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, वेयर यू अराइव एट अ स्पेशल कंक्लूजन बाय एग्जामिनिंग टू और टू अदर प्रीमाइस और आइडियाज. ठीक है, जहां पे मैंने बताया था आपको दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बेसिस पे थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये एग्जामिन किया जाता है. सिलोजिज्म डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिलोजिस्मोस मीनिंग कंक्लूजन और इन्फरेंस. तो एक ग्रीक वर्ड सिलोजिस्मोस से डिराइव होता है, ठीक है, जिसका मतलब कंक्लूजन या इन्फरेंस होता है. ठीक है, तो सिलोजिज्म का मतलब कंक्लूजन या इन्फरेंस, यानी हमें कुछ कंक्लूड करना है. जैसे आपने अगर कोई चीज कही तो उसके पीछे बेस होना चाहिए, क्या वो सही है गलत है आपको प्रूव करनी पड़ती. तो प्रूव करने के लिए दो और स्टेटमेंट सबको बोलना पड़ता है. तो दो स्टेटमेंट के बेसिस पे जब ये तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है ऐसा प्रूव हो जाता है तो उसको ऐसे शास्त्र को, ऐसे तर्क को, ऐसे कंक्लूजन को सिलोजिज्म कहा जाता है. ओके सर, ये समझ में आ गया सर. अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिलोजिज्म? जैसे मैंने बताया सिलोजिज्म में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेटमेंट जिसको मेजर प्रीमाइस कहा जाता है, जैसे मैंने कहा था ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये मेजर प्रीमाइस है. यानी सुपर सेट, ये बाप स्टेटमेंट है, यानी सबसे बड़ा वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. उसके बाद माइनर प्रीमाइस, यानी उस छोटे प्रीमाइस का एक, सॉरी ये बड़ा प्रीमाइस जो हुआ पहले, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल. तो ये ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल का जो मैंने स्टेटमेंट यूज किया वो किसी एक ह्यूमन के लिए, सबके लिए, सबके लिए. ठीक है, दुनिया की 700 करोड़ की आबादी के लिए ये नियम एप्लीकेबल होगा, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल वाला. ठीक है, सो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल ये मेजर प्रीमाइस हुआ. दूसरा स्टेटमेंट राम इज ए ह्यूमन, तो राम जो है ये मेजर प्रीमाइस का एक हिस्सा है. ठीक है, सो दूसरा स्टेटमेंट वो वाला होता है जो पहले वाले स्टेटमेंट का एक हिस्सा होता है. पहला स्टेटमेंट एक पूरा तत्व है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए मेजर प्रीमाइस, मेजर प्रीमाइस यानी पूरा तत्व. ठीक है, उसका अंश जो है, उसका अंश, पूरे तत्व का एक अंश जो है उसको मित्रों माइनर प्रीमाइस कहा जाता है. सो पूरा तत्व इज मेजर प्रीमाइस, तत्व का अंश इज माइनर प्रीमाइस, और अंश और तत्व जोड़ के जो निर्णय लिया जाता है उसको कंक्लूजन कहा जाता है. तो जैसे पहला स्टेटमेंट था ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, दूसरा स्टेटमेंट था राम इज ए ह्यूमन, और तीसरा स्टेटमेंट यानी जो हमने कंक्लूजन निकाला पहले दो स्टेटमेंट से वो ये था राम इज ऑल्सो मॉर्टल. सो मित्रों आखिरी वाला स्टेटमेंट जो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट होता है वो मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस को मद्देनजर रख के बनाया जाता है. ठीक है, सो सिलोजिज्म करते वक्त यानी तर्क लगाते वक्त, डिडक्टिव रीजनिंग से तर्क लगाते वक्त, सिलोजिज्म की टेक्निक से जब आप तर्क लगाते हो तो ये तर्क लगाते वक्त आपकी बुद्धि में
ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स आने जरूरी है। ये तीन कंपोनेंट के बिना तर्क लगाना असंभव है। पहला कंपोनेंट जिसको हम मेजर प्रीमाइस कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट जिसको हम माइनर प्रीमाइस कहते हैं, और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस को स्टडी करके कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके सर, ये समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे एग्जांपल मैं देते रहता हूँ, आप जानते हो सिलोजिज्म है, ठीक है, दैट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सिलोजिज्म। ठीक है, सो ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, यानी जितने भी रोजेस है, रेड कलर का रोज हो, पिंक कलर का हो, या व्हाइट कलर का हो, येलो कलर का हो, जिस किसी कलर का रोज हो, ठीक है, सारे रोजेस जो है ना तो फ्लावर्स है। ठीक है, फ्लावर के डेफिनेशन में रोज भी आता है, आता या नहीं आता है? तो पहला मेजर प्रीमाइस हो गया, ऑल द रोजेस, किसी भी प्रकार का रोज हो, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स, दिस इज अ मेजर प्रीमाइस। दूसरा, मेरे हाथ में जो है, दिस इज अ रोज, दिस इज अ रोज। अब ये कौन से कलर का रोज हो सकता है? यहाँ पे गुड़िया के हाथ में एक रोज है, ठीक है, सो दिस इज अ माइनर प्रीमाइस। तो इससे कंक्लूजन क्या डालेंगे? इसका मतलब गुड़िया के हाथ में जो चीज है, रोज है, ठीक है, क्या हम कह सकते हैं गुड़िया के हाथ में एक फूल है, फ्लावर है, फ्लावर, यस, दिस इज द कंक्लूजन। देयरफॉर गुड़िया जो है ना फ्लावर लेके खड़ी है, ठीक है, सो सारे रोजेस फ्लावर है, गुड़िया के हाथ में रोज है, तो इसका मतलब गुड़िया फ्लावर लेके खड़ी है, ये कंक्लूजन बन पाएगा इससे। आई होप आपको मित्रों समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो इसी को हम सिलोजिज्म कहते हैं। सिलोजिज्म बहुत ही प्रूवन फैक्ट है, इसका इस्तेमाल सब जगह होता है, कहां नहीं होता है सिलोजिज्म का इस्तेमाल, हर जगह तर्क लगाने के लिए सिलोजिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलोजिज्म्स के टाइप्स हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म। पहला कैटेगरिकल सिलोजिज्म, दूसरा है कंडीशनल सिलोजिज्म, और तीसरा है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है, सो हर एक का मतलब बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं, शब्द लगते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ऐसा नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ जब समझाता हूं तो आपको फटक से समझ में आता है ना, तो चिंता क्यों करते हो। पहला टाइप कैटेगरिकल सिलोजिज्म, दूसरा कंडीशनल सिलोजिज्म, और तीसरा जो है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है, ऐसे 3 टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म है, तीनों को वन बाय वन हमें करना है स्टडी, एक के बाद एक करके हमें इसको स्टडी करना है। तो आइए करते हैं शुरुआत पहले टाइप के सिलोजिज्म के साथ। सो मित्रों, सबसे पहला जो है कैटेगरिकल सिलोजिज्म। क्या होता है कैटेगरिकल सिलोजिज्म? बहुत ही सिंपल है कैटेगरिकल सिलोजिज्म समझने के लिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कैटेगरिकल सिलोजिज्म का मतलब होता है आपका जो माइनर प्रीमाइस है, इट इज अ सबसेट ऑफ द मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस का वो अंश होता है, ठीक है, सबसेट होता है, यानी इसका मतलब क्या है, माइनर प्रीमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेजर प्रीमाइस। तो इसके वजह से कंक्लूजन जो होगा ना आपका, ठीक है, वो कंक्लूजन जो होगा तो ये 2 प्रीमाइस की बेसिस पे ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब सर समझे नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हम कहते हैं इफ A is equal to B and if B is equal to C, if A is equal to B, B is equal to C, it means A is automatically equal to C. This is known as categorical syllogism. समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया all humans are mortal, तो इसका मतलब all humans, ये सबसे पहला मेजर प्रीमाइस आ गया, इसमें सारे ह्यूमन बींग्स को कवर किया, और सारे ह्यूमन बींग्स क्या है, मॉर्टल है, तो ह्यूमंस इज इक्वल टू मॉर्टल, पहले मेजर प्रीमाइस से ये पता चला। उसके बाद माइनर प्रीमाइस क्या है, राम इज इक्वल टू ह्यूमन, राम इज ह्यूमन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर राम भी ह्यूमन है तो इसका मतलब राम भी मॉर्टल हो गया, है ना। इफ A is equal to B, if A is equal to B and if A is also equal to C, ठीक है, then B and C must be equal। जो मैंने ऊपर रूल बताया A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C, ऐसा रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। If all humans are mortals, Ram is human, it means Ram is also mortal। तो ऐसे टाइप के सिलोजिज्म को हम कहते हैं कैटेगरिकल सिलोजिज्म, यानी इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट, द प्रीमाइस इज द माइनर प्रीमाइस इज अ पार्ट ऑफ मेजर प्रीमाइस वाले केसेस है।
द माइनर प्रीमाइस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेजर प्रीमाइस। ठीक है, अब ये तो मैंने मेरी भाषा में समझा दिया, मॉड्यूल की भाषा समझ लो। एज वी नो आवर फर्स्ट एग्जांपल अबाउट रोजेस was a categorical syllogism. Categorical syllogism follows if A is a part of C, then B is also a part of C. ठीक है, सो ये इसका लॉजिक है। अब ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। ऑल कार्स हैव व्हील्स, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है जिसको मेजर प्रीमाइस कहेंगे। तो सारे गाड़ियों में व्हील्स होती हैं, ठीक है। आई ड्राइव ए कार, ठीक है, मैंने जो है वो आई एम ड्राइविंग अ कार, मेरी जो गाड़ी है आई एम ड्राइविंग माई कार, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये माइनर प्रीमाइस है, सारी गाड़ियों को व्हील्स होती है, मेजर प्रीमाइस है, ठीक है। मैं एक कार चला रहा हूं, ये मेजर माइनर प्रीमाइस है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी गाड़ियां है और सारी गाड़ियों को तो व्हील्स होती है और मैं उसमें से एक गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है। सो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, क्या मेरे गाड़ी में व्हील्स होंगी, हाँ या ना, ठीक है। सो बिल्कुल सही है, ये इसका कंक्लूजन है, माय कार आल्सो हैज व्हील्स, ठीक है। इफ A is equal to B, if B is equal to C, then A has to be equal to C, ठीक है। So if all cars have wheels, I am driving a car, तो my car has wheels, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर कैटेगरिकल सिलोजिज्म वर्क्स। इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल इसके लिए, ऑल इंसेक्ट्स फ्राइटन मी, ठीक है। कीटक, कीड़े जो है ना, इनसे हम डरते हैं, ठीक है। मच्छर आता है, मधुमक्खी आती है, ऐसे बहुत सारे कीटक है, इंसेक्ट्स है, ठीक है। सो ये इंसेक्ट से हम डरते हैं, काट लेते हैं कहीं पे भी, सूजन आ जाती है, फूल जाता है, लाल हो जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए इंसेक्ट से हम डरते हैं, ठीक है। ऑल इंसेक्ट्स फ्राइटन मी, सारे कोई भी इंसेक्ट हो, इट फ्राइटन मी, ये पहला प्रीमाइस है जिसको हम मेजर प्रीमाइस कहेंगे। अब माइनर प्रीमाइस की मच्छर इंसेक्ट है, ठीक है, हम तो सारे इंसेक्ट से डरते हैं और ये देखो ये आ गया इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट हमारे आसपास आ गया, इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा, पहला मेजर प्रीमाइस था कि हम इंसेक्ट से डरते हैं, दूसरा ये देखो ये मच्छर वाला इंसेक्ट आ गया, तो तीसरा इसका मतलब हमने डरना चाहिए, therefore I am frightened, ठीक है। सो मेजर प्रीमाइस ऑल इंसेक्ट्स फ्राइटन मी, माइनर प्रीमाइस दैट इज एन इंसेक्ट, इन कंक्लूजन आई एम फ्राइटेंड। तो इस टाइप के सिलोजिज्म को मित्रों कहा जाता है कैटेगरिकल सिलोजिज्म, जहां पे आप कैटेगराइज कर सकते हो हर एक स्टेटमेंट को मेजर, माइनर, कंक्लूजन में, और जहां पे मेजर और माइनर के बीच में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। सो वो रिलेशनशिप कैसे होती है, अगर एक दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से, तो पहला और तीसरे के बीच में रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे टाइप के सिलोजिज्म को मित्रों हम कैटेगरिकल सिलोजिज्म कहते हैं। अब मित्रों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप के सिलोजिज्म के साथ करते हैं शुरुआत, कंडीशनल सिलोजिज्म। कंडीशनल सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल सिलोजिज्म? लेट अस बिगिन विद दिस कंडीशनल सिलोजिज्म। कंडीशनल सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है मित्रों, इसका मतलब अगर ये सच है तो वो भी सच हो सकता है, अब ये सच है तो वो क्यों सच होगा, या ये झूठ है तो वो भी क्यों झूठ होगा। तो ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मित्रों आपको 12th में 90% आ गए, ठीक है, 12th में 90% आ गए, इसका मतलब क्या है, आप डम हो या बहुत टैलेंटेड हो। तो लोग बोलते हैं बहुत टैलेंटेड है, 90% आ गए, लेकिन मित्रों जो 90% आने वाले बच्चे ना वो भी सीएस में फेल हो जाते हैं, बताओ ये टैलेंट कहां गया फिर, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, दिस इज एक्सेप्टेड फैक्ट बाय ऑल एक्चुअली, ठीक है। सो नॉट, इट इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट बट एक्सेप्टेड फैक्ट। तो प्रूवन फैक्ट और एक्सेप्टेड फैक्ट में बहुत फर्क होता है। तो 11th 12th या आपके प्राइमरी एजुकेशन बहुत अलग है, प्रोफेशनल एजुकेशन अलग है। प्राइमरी एजुकेशन में कितने भी मार्क्स आ जाता है, रादर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि बहुत परसेंटेज दे रहा है, ठीक है। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, बट ठीक है, जब प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चे परस्यू करना चाहते हैं तब सच्चाई सामने आ जाती है। तो मित्रों
आपको आपकी प्राइमरी एजुकेशन के वक्त बहुत अच्छे परसेंटेज मिल रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत शार्प हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आपके प्राइमरी एजुकेशन के वक्त आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज मिले हैं, इसका मतलब आप बहुत ही शार्प हो, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्टेड ट्रुथ है। ठीक है, इफ राम हैज सिक्योर्ड 95 मार्क्स, इट मींस राम इज एकेडमिकली वेरी मच टैलेंटेड। एक्सेप्टेड ट्रुथ। तो जब ऐसे एक्सेप्टेड ट्रुथ के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला जाता है तो उसको कहते हैं कंडीशनल सिलोजिज्म। क्या कहते हैं उसको? कंडीशनल सिलोजिज्म। तो कैटेगरिकल सिलोजिज्म और कंडीशनल सिलोजिज्म में फर्क है। कैटेगरिकल सिलोजिज्म में प्रोवन फैक्ट्स है और कंडीशनल सिलोजिज्म में एक्सेप्टेड फैक्ट्स है, नॉट प्रोवन। ठीक है, सो देखो कंडीशनल सिलोजिज्म, अब थियरी जो दिया है वो रीड करता है। कंडीशनल सिलोजिज्म फॉलोज इफ A इज ट्रू, अगर A ट्रू है then B is also true. If A is true, B is true. They are often referred to as hypothetical, इसको कहा जाता है hypothetical syllogism because the argument aren't always valid. यहाँ की argument जो है वो हमेशा सही होगी ऐसा जरूरी नहीं है. The argument may not always be valid. Sometimes they merely an accepted truth. तो they are merely an accepted truth. सब लोगों ने accept किया है, accept किया हुआ truth भी माना जाता है इसको. ठीक है, चलो समझने के लिए दो एग्जाम्पल देंगे हम आपको, चिंता मत कीजिएगा। इफ केट इज स्मार्ट, ठीक है, यानी समझो किसी का बच्चा बहुत स्मार्ट है, तो हम क्या कहते हैं, अगर किसी का बच्चा बहुत ही स्मार्ट है, बहुत यानी बिजनेस में या पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है, तो अपन क्या बोलते हैं, इसके पेरेंट्स स्मार्ट है, इसके लिए ये भी स्मार्ट हुआ होगा। अब जैसे राजीव गांधी बहुत स्मार्ट थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लेकिन इनका पोता राहुल गांधी, ठीक है, तो राहुल गांधी डम्ब है, तो इसका मतलब इनके पेरेंट्स भी डम्ब होंगे, ऐसे जरूरी है क्या? देखो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। या समझो फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी बहुत शार्प है, उनको बच्चे नहीं, लेकिन समझो उनके वो बच्चे भी शार्प होंगे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन अपन बोलते हैं ना, बाबा है इनके पेरेंट्स ही टैलेंटेड, तो बच्चे टैलेंटेड ही होंगे, या बच्चे टैलेंटेड है इसका मतलब पेरेंट्स तो टैलेंटेड होंगे ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ अस, एक्सेप्टेड ट्रुथ है, प्रूवन नहीं। मेजर प्रीमाइस क्या है? केटी स्मार्ट, दिस इज द मेजर प्रीमाइस, और कंक्लूजन इससे क्या निकाला? किड्स पेरेंट्स आर आल्सो स्मार्ट। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल सिलोजिज्म। कंडीशनल सिलोजिज्म में चीजें एक्सेप्ट की जाती है, प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं कंडीशनल सिलोजिज्म का। इफ रिचर्ड लाइक्स जर्मनी, रिचर्ड को जर्मनी पसंद है, देन ही मस्ट ड्राइव एन ऑडी। अब आप जानते ही हो ऑडी गाड़ी जर्मनी में बहुत फेमस है, जर्मनी में ही बनी है, जर्मन्स आर नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सच लग्जरियस कार्स। तो अगर रिचर्ड को जर्मनी पसंद है, इसका मतलब जर्मनी की हर एक चीज रिचर्ड को पसंद आनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि रिचर्ड को जर्मनी पसंद है, तो इसका मतलब जर्मनी की हर एक चीज रिचर्ड को पसंद आनी चाहिए। तो जर्मनी इज बेसिकली नोन फॉर कार्स, तो इसका मतलब रिचर्ड को गाड़ियां भी पसंद आनी चाहिए, और रिचर्ड को अगर गाड़ियां पसंद आ रही है तो गाड़ी में गाड़ी है ऑडी, तो रिचर्ड को ऑडी भी पसंद आनी चाहिए। तो इसका मतलब रिचर्ड को जर्मनी से प्यार मोहब्बत है, जर्मनी वालों को गाड़ियों से मोहब्बत है, तो रिचर्ड को भी गाड़ियों से मोहब्बत होगी। ये क्या बात हो गई? लेकिन दिस इज व्हाट इज योर व्हिच सिलोजिज्म? कंडीशनल सिलोजिज्म। If Richard likes Germany, then he must drive an Audi. Major premise, Richard likes Germany. Conclusion, he must like all things of Germany, including German cars. So I hope ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट टाइप का सिलोजिज्म, जिसको हम कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। Now what is disjunctive syllogism? डिसजंक्टिव का मतलब अगर एक चीज ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। If particular thing is true, then the other thing shall be false. ठीक है, ऐसे टाइप के सिलोजिज्म को हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म कहते हैं। तो इसमें मेजर प्रीमाइस या माइनर प्रीमाइस ऐसा नहीं होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स होता है, यानी दोनों में से कोई एक ही सच हो सकता है। अगर एक सच है तो दूसरा फॉल्स ही होना चाहिए। जैसे जब हम कहते हैं कि हम पास हो गए, इसका मतलब हम फेल नहीं हुए। तो अगर एक चीज ट्रू है दैट वी हैव क्लियर्ड द एग्जाम, इट मींस वी हैव फेल्ड द एग्जाम इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हेन वी से आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम, तो पासिंग इज ट्रू, तो फेलियर विल बिकम फॉल्स।
लेकिन जब हम कहते हैं कि बाबा हम फेल हो गए, बाबा फेल हो गए, पेरेंट्स को रोती शक्ल भी लेके दिखा के गए कि हम फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, तो इसका मतलब आप पास नहीं हुए। तो अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है कि आप फेल हो गए, ये ट्रू है, तो इसका मतलब आप पास हुए हो, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। तो मित्रों ऐसे टाइप के सिलोजिज्म को डिसजंक्टिव सिलोजिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजू? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। यानी एक चीज सच है तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे राजू जो है ये बहुत ही गोरा लड़का है, अगर ये चीज ट्रू है, राजू गोरा है, इतना गोरा है कि फेयर एंड हैंडसम के एड में राजू को लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि राजू गोरा है, तो राजू काला, ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए मित्रों? फॉल्स होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के सिलोजिज्म को क्या कहा जाता है? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल आपके स्क्रीन में आपके लिए लाया गया। ये आपके सामने केक रखा है, ठीक है, तो मेजर प्रीमाइस क्या है? दिस केक इज इधर रेड वेलवेट और चॉकलेट। तो ये केक जो है ना वो रेड वेलवेट केक हो सकता है, नहीं तो चॉकलेट है। ठीक है, दोनों में से कौन सा केक है? तो ये मेजर प्रीमाइस पहला स्टेटमेंट जिसमें बोला है कि केक हम दो प्रकार के बनाते हैं, एक रेड वेलवेट केक बनाते हैं या फिर हम चॉकलेट केक बनाते हैं। ऐसे दो टाइप के केक्स हम बनाते हैं, ऐसे एक मेजर स्टेटमेंट है। उसका माइनर प्रीमाइस क्या है? माइनर दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है कि ये चॉकलेट केक नहीं है, ये चॉकलेट केक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया मित्रों? ये कौन सा केक हो गया? ये रेड वेलवेट केक हो गया। ये आ गया कंक्लूजन। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, मेजर प्रीमाइस। वन ऑफ द टीवी शो आउटलैंडर, क्लैरिस हस्बैंड इज इधर डेड और अलाइव। ठीक है, अब क्लैरिस हस्बैंड एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो एरोप्लेन का क्रैश हो गया। अब क्रैश में एक तो वो जिंदा बच गए होंगे, नहीं तो मृत होंगे। ठीक है, सो इसके बारे में कंफ्यूजन चल रहा है, टेलीविजन पे चल रहा है। एक न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं ये एरोप्लेन क्रैश हो गया जिसमें क्लैरी के हस्बैंड भी थे। तो अब क्लैरी परेशान है कि जीवित है या मर गए, जीवित है या मर गए, हमारे हस्बैंड जीवित है या मर गए, ऐसे क्लैरी परेशान है। तुरंत उन्होंने न्यूज चैनल बदला, दूसरी न्यूज चैनल पे वहां पे फ्लैश हो रहा था ही इज नॉट अलाइव। इसका मतलब क्लैरिस हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ हो गई इसका मतलब क्या वो जीवित है? कंक्लूजन, क्लैरिस हस्बैंड डेड, इज नॉट अलाइव मींस ही इज डेड, मर गए, मृत हो गए। तो मर गए इसका मतलब जिंदा नहीं होंगे, जिंदा है इसका मतलब मरे नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सिलोजिज्म इज नोन एज मित्रों, क्या कहते हैं इसको हम? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। तो पहले टाइप का सिलोजिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैटेगरिकल सिलोजिज्म था। दूसरा टाइप का सिलोजिज्म मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको वो था कौन सा था? दूसरा टाइप का सिलोजिज्म, हाँ, कंडीशनल सिलोजिज्म। वेरी गुड। तो पहला था कैटेगरिकल सिलोजिज्म, दूसरा था कंडीशनल सिलोजिज्म, और तीसरा टाइप जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो था आपको डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ऐसे आपको टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब मित्रों इसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अलविदा। तो आज के लेक्चर में हमने आपको सिलोजिज्म क्या होता है ये बताया, टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म बताया। ठीक है, सो कल के लेक्चर में सिलोजिज्म का आगे का डिस्कशन होगा। सिलोजिज्म के ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस